हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। ये है चैप्टर नंबर 5 और इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको सारे ही चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड ये जो नाम है आपने ऑलरेडी सुना होगा। जब हमने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि कंज्यूमर बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, और जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, और जब हम मार्केट की स्टडी करते हैं तब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। तो ऐसे ऐसे करके हमको थ्योरी ऑफ प्राइस तो नहीं पढ़ना, बट थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड की। ओके, थ्योरी ऑफ डिमांड अब किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली आपको पता चल गया, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड है। यानी कि इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी ही चीज़ें से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड। ये जो टर्म है ना, डिमांड, बहुत ही कॉमन टर्म है, सब ने सुना होगा, सब आए दिन यूज़ भी करते होंगे। जैसे हम कहते हैं कि अरे आज ये नई चीज़ आई है, ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना। ये हमारी आम भाषा में यूज़ किया जाने वाला कॉमन वर्ड है डिमांड। बट इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही चेंज। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो एग्जाम्पल से समझो। लेट सपोज मैंने ना एक चीज़ देखी, मैं मार्केट गई थी तो मैंने देखा एक सुंदर सा बैग देखा, ठीक है, मैंने देखा एक सुंदर सा बैग देखा, ठीक है। अब इस बैग को देख करके मेरे मन में क्या हुआ? मेरे मन में एक डिज़ायर उठी, मतलब मेरी इच्छा हुई कि मैं क्या करूं, इस बैग को ख़रीदूं। तो खाली ये जो डिज़ायर उठी मेरे मन में, इच्छा उठी कि भाई मैं ये बैग ख़रीदूं, तो क्या ये डिज़ायर डिमांड कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। ये खाली डिज़ायर आपके मन में उठना ये डिमांड नहीं कहलाती है। उसके साथ में और भी चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास डिज़ायर के साथ साथ में परचेजिंग पावर भी है, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति। सिंपली अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति हमारे पास कहाँ से आती है भाई? पैसे से। यानी कि मेरे पास डिज़ायर तो है बैग खरीदने के, साथ में मेरे पास जेब में पैसा भी है। तो क्या ये तो क्या ये डिज़ायर जो थी वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं। इसके साथ में एक और चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? मेरे को मन में डिज़ायर तो उठनी चाहिए, साथ में मेरे पास क्या होना चाहिए? परचेजिंग, सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। और एक और चीज़ होनी चाहिए, क्या? विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी कि जितना पैसा है, उस बैग की जो कीमत है उतना पैसा मैं खर्च भी कर दूँ। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी इच्छा होती तो वो डिमांड बन गई, नहीं, वो डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो डिज़ायर डिज़ायर ही रहेगी। अगर आपकी इच्छा होती, साथ में आपके पास आपने देखा कि अच्छा ये बैग है जो 3000 का, आपकी जेब में पैसे भी हैं, तो क्या ये डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट होगी? नहीं, तभी भी नहीं होगी। इसके साथ में ये भी होना चाहिए कि भाई आपकी इच्छा तो हो, आप उस पर 3000 रुपये खर्च करने वाले हो, आपकी इतने मतलब आप इतने आपकी विलिंगनेस तो हो कि आप 3000 रुपये खर्च कर सकते हो। बहुत लोग होते हैं कि भाई उनका मन कर रहा है कोई चीज़ खरीदने का, उनके पास पैसे भी हैं जेब में, पर वो खरीदते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये चीज़ बहुत महंगी है या फिर हमारे किसी काम की नहीं होगी, या फिर वो सोचते हैं क्यों इतने पैसे बर्बाद करें, बैग ही तो है, कहीं और से सस्ता ले लेंगे, ऐसे होता है ना। तब वो डिज़ायर डिज़ायर ही रहती है, डिमांड नहीं बनती है। तो कोई भी डिज़ायर डिमांड में कब कन्वर्ट होगी? जब सफिशिएंट परचेजिंग पावर हो, साथ ही साथ उस पैसे को, परचेजिंग पावर को स्पेंड करने के लिए आप विलिंग हो, आप इच्छुक हो। तो यहीं से हमारी डिमांड की डेफिनेशन भी आ जाती है। समझ आ गया? ये स्ट्रक्चर समझ लो। खाली डिज़ायर से डिमांड नहीं बनेगी, खाली डिज़ायर और परचेजिंग पावर से डिमांड नहीं बनेगी। किससे बनेगी? डिज़ायर हो, परचेजिंग पावर भी हो, विलिंगनेस टू स्पेंड भी हो, तब जाके हमारी जो डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट होती है। तो यहीं से अगर हम डिमांड की डेफिनेशन बनाएं तो डिमांड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिमांड इज़ द डिज़ायर टू बाय अ गुड
ये तो हो गया कि डिज़ायर तो है, डिमांड इज़ द डिज़ायर टू बाय अ गुड। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पार। ठीक है, यानी कि साथ में सफिशिएंट परचेजिंग पार भी होनी चाहिए, और एक और क्या चीज़ होनी चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि खर्च करने की विलिंगनेस यानी कि इच्छा। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपकी डिज़ायर डिमांड कहलाएगी। तो डिमांड सिंपली क्या है, 3 शब्द याद रखो। डिमांड इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी। ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, बैक्ड विद मतलब सपोर्टेड विद। किससे सपोर्टेड होनी चाहिए, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ये जो 3 अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, बस इनको याद रखो, आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और बोल लो, अच्छे से याद हो जाएगी। क्या है, डिमांड इज़ द डिज़ायर टू परचेज अ कमोडिटी, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ओके, ये समझ में आ गया डिमांड क्या होता है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, मतलब डिमांड तो है ही है, डिमांड के अलावा एक और टर्म आता है एक्चुअली, क्वांटिटी डिमांडेड। आपको जगह जगह यही लिखा हुआ मिलेगा पूरे इकोनॉमिक्स में। डिमांड तो मिलता ही है, साथ में क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ये 2 अलग टर्म्स हैं, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, देखो हमने अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप कोई ये मार्कर ख़रीदोगे क्या, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आप ये मार्कर ख़रीदना चाहोगे, तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, इसका प्राइस क्या है। यही तो पूछोगे, इसका प्राइस क्या है। बिना जांच पड़ताल करे, बिना प्राइस जाने आप कोई चीज़ नहीं खरीदते हो ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आप पूछोगे इसका प्राइस क्या है। अगर मैं इसका प्राइस आपको बताऊँ 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये बताती हूँ, तो हो सकता है शायद आप एक ही मार्कर ख़रीदो अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। पर अगर मैं बताऊं कि नहीं, ये मार्कर है 20 रुपये का एक, तो आप 2-3 मार्कर्स खरीद लोगे। चलो 60 रुपये के 3 खरीद लेते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, जब प्राइस ज़्यादा बताया मैंने आपको 100, तो आपने एक ही मार्कर ख़रीदा, यानी कि उसकी एक ही क्वांटिटी खरीदी। प्राइस जब ज़्यादा था तो आपने क्या किया, एक ही क्वांटिटी खरीदी, यानी कि क्वांटिटी कम खरीदी। जैसे ही मैंने प्राइस आपको कम बताया कि 20 रुपये का ही है, तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया। आप सोचोगे 2-3 खरीद लेते हैं, 40 के 2, 60 के 3, ऐसे करके आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। यानी कि जब मैंने प्राइस बढ़ाया तो आपने क्वांटिटी घटाई, और प्राइस घटाया तो क्वांटिटी बढ़ाई। इससे समझ क्या आता है कि प्राइस और क्वांटिटी में एक इनवर्स रिलेशन है। अगर हमको कोई किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा करके बताता है तो हम उसका क्वांटिटी कम खरीदते हैं, और प्राइस अगर हमको कोई बताता है, कम कर देता है, तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, लेट अस सपोज कोई चीज़ मैं अगर ख़रीद रही हूँ, अगर वो क्या 8 रुपये की है, ठीक है, तो मैं उसकी 5 क्वांटिटीज़ खरीद रही हूँ। वहीं अगर वो क्वांटिटी जो अमाउंट आपका जो कमोडिटी है वो हो गई 6 रुपये की, तो मैं उसकी कितनी क्वांटिटीज़ खरीद लूँगी, 8 क्वांटिटीज़ खरीद लूँगी। अब वो और कम हो गई 4 रुपये की, तो मैं उसकी और ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद लूँगी। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं प्राइस कम हो रहा है, मैं क्वांटिटी उसकी बढ़ाती जा रही हूँ, है ना। अब यहाँ पे ये जो टर्म आते हैं ना, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, ये समझ रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक कितनी क्वांटिटी मैं खरीदूँगी, वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड, जब हम स्पेसिफिक की बात करें। पर ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है कंज्यूमर, वो हो जाता है डिमांड, ठीक है। ओवरऑल क्या है, डिमांड। पर एक स्पेसिफिक की बात करूँ, सिर्फ इस वाले की बात करूँ एक, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर पूरे की बात करूँ तो वो है डिमांड। यानी कि डिमांड क्या है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है अगर आपसे पूछते हैं, तो डिमांड क्या कहलाएगा, डिमांड refers to the different possible quantities that a consumer is ready to purchase at different possible prices। अलग अलग possible quantities वो खरीदने को तैयार है at different possible prices। ये तो हो गया डिमांड, क्योंकि ओवरऑल है। पर मैं पूछूँ क्वांटिटी डिमांडेड, तो मैंने क्या बताया, टर्म स्पेसिफिकली एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू परचेज एट स्पेसिफिक प्राइस।
ठीक है। और अगर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी की बात होती है तो वो है डिमांड। समझ आ गई? ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली है इसे आप समझ लो एक बार और, मैं दोबारा बोल देती हूँ जिससे आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि डिमांड में क्या हो जाएगा। डिमांड की जब हम बात करेंगे तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये वर्ड याद रखो डिमांड के लिए। क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्या रखना है, स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। सिंपली डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में ये फ़र्क है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हो भी तो आप साथ के साथ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे डिमांड स्केड्यूल की। देखो मैंने आपको, जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल पढ़ाया था ना, ठीक है। ऐसे ही जब हमने पीपीसी पढ़ा था तो उसमें भी स्केड्यूल पढ़ा था हमने, इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल पढ़ा। तो स्केड्यूल से समझ के आता है सिंपली कोई टेबल है ऑब्वियसली। तो यहाँ भी मैं क्या करती हूँ, छोटी सी टेबल बना देती हूँ पहले। जैसे कि मान लो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये है कंज्यूमर हमारा ए। नहीं, अच्छा उससे पहले एक चीज़ जानने की है, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है ये तो मैंने बता दिया कि एक टेबल है। अब वो टेबल करेगी क्या, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन के बारे में। डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। अभी जो मैंने लिखा था उसमें क्या बता रही थी मैं, प्राइस और क्वांटिटी का ही तो रिलेशन बता रही थी कि प्राइस इतना है तो क्वांटिटी इतनी होगी। तो डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। तो डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है, इट इज़ अ टेबल दैट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब डिमांड स्केड्यूल दो तरह के होते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है देखो आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, एक तो है इंडिविजुअल और एक है मार्केट। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की बात करते हैं। इंडिविजुअल से समझ आ रहा है मतलब कोई एक बंदा है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब सिंगुलर, मार्केट मतलब प्लूरल। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक मतलब इट इज़ अ टेबल that shows that a consumer is ready to purchase the amount, the number of quantities that a consumer is ready to purchase at a possible price। यानी कि एक कंज्यूमर, सिर्फ यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात होगी क्योंकि इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है कि कोई एक कंज्यूमर इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, इस प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट कितनी क्वांटिटीज़ खरीदेगा, वो बताता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और इसी तरह जब मैं बात करूँगी मार्केट डिमांड स्केड्यूल की, तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल में देखो इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर है पर मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं कि नहीं, हम सब लोग कंज्यूमर हैं, यानी कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या बताएगा, इट इज़ अ टेबल that shows the different possible quantities that all the buyers are ready to purchase at different possible prices। सिंपली देखो इसका एक टेबल बना देती हूँ जिससे समझ आ जाएगा आपको ईजिली। जैसे कि मान लो ये है आपका यहाँ पर प्राइस, ओके, और ये है आपका क्वांटिटीज़। प्राइस है आपका 1 2 3 4। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब प्राइस बढ़ता है तो हम क्वांटिटी कम खरीदते हैं ना, तो प्राइस बढ़ रहा है तो हम क्वांटिटी कम करते जाएंगे, यानी कि हम 4 3 2 1 ऐसे खरीद रहे हैं। ये हो गया आपका एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक कंज्यूमर का। कौन से कंज्यूमर का, कंज्यूमर ए का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और बना देते हैं प्राइस और यहाँ पर क्वान्टिटीज़। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। और ये कितनी क्वांटिटीज़ खरीद रहा है, ये 1 पे 5 क्वांटिटी खरीद रहा है, ये इससे अलग खरीद रहा है, दूसरा कंज्यूमर है। ये 2 रुपये में, जब 2 रुपये है किसी चीज़ का प्राइस तो वो 4 क्वांटिटी खरीद रहा है। जब उसका प्राइस 3 रुपये हो गया तो वो उसने 6 कर दी, नहीं 6 नहीं सॉरी 3 कर दी, फिर ऐसे करके उसने ये कर दिया। तो ये वाला किसका हो गया, ये हो गया कंज्यूमर बी का। ओके, तो ये कंज्यूमर ए का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है, ये कंज्यूमर बी का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। मतलब जब हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तब वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है,
इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज द टेबल दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है, यानी कि एक कंज्यूमर खरीदने को तैयार है अलग अलग क्वांटिटीज़ एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। इसी तरह इस कंज्यूमर का भी ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अब जब बात आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल से, मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है? जितने भी कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड है ना, टोटल क्वांटिटी जो वो ख़रीद रहे हैं, उन सबको ऐड कर दो तो वो हो जाएगी पूरे मार्केट की क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे मैं बनाती हूँ इसका प्राइस। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर तो एक ही कंज्यूमर था तो इतनी डिमांड कर रहा था। यहाँ क्वांटिटीज़ मतलब इसकी जो डिमांड है, ठीक है, क्वांटिटी का मतलब क्या है, जितनी ये चीज़ डिमांड कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक कंज्यूमर है तो जितनी उसको क्वांटिटी खरीदेगा उतनी ही डिमांड करेगा। इसी तरह यहाँ पे ये एक ही कंज्यूमर है तो ये जितनी क्वांटिटी खरीदेगा उतनी ही डिमांड करेगा। पर मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, तो यानी कि वो जितनी जितनी क्वांटिटीज़ खरीदेंगे उन सबको ऐड कर दो इकट्ठे तो वो पूरे मार्केट की डिमांड हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो इंडिविजुअल मतलब इकलौता, मार्केट का निकालना हो डिमांड, तो सबकी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो। पर यहाँ पर तो देखो इंडिविजुअल में ऐड करने को कुछ है ही नहीं, एक ही बंदे की क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमने कुछ ऐड नहीं किया, यही क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। यहाँ पर भी यही क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। पर जब हम मार्केट का निकालेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की क्वांटिटीज़ ऐड कर दी तो वो हो गई मार्केट डिमांड। समझ आ रहा है? तो अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं। अब कितने कंज्यूमर्स की हम डिमांड लेंगे, हम कैसे मान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारी मार्केट में इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, तो हम सिर्फ 2 ही मान के चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये है ए की क्वांटिटी और ये है यहाँ पर बी की क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस कितना है, प्राइस दोनों में सेम है। प्राइस दोनों में सेम क्यों रहेगा, क्योंकि है तो ये दोनों एक ही मार्केट में, और मार्केट में प्राइस तो सेम रहता है सबके लिए, तो प्राइस यहाँ भी मार्केट में सेम रहेगा। ए की क्वांटिटी कितनी है, 4321, इसकी कितनी है 5432। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी है टोटल डिमांड। दोबारा से बताती हूँ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो क्वांटिटी होती है वही डिमांड है, पर मार्केट में सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर जो टोटल डिमांड हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, दोनों जितनी जितनी क्वांटिटीज़ खरीद रहे हैं उसको ऐड कर दो। ये कितनी खरीद रहा है 4, ओके, ये कितनी खरीद रहा है 5, यही तो मैंने लिखा हुआ एज इट इज़। तो ये क्या हो गया, 4 और 5 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5 और 1 और 2 3। तो ये हो गई हमारी मार्केट की टोटल डिमांड, और ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ओके, ये कहलाएगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में आपको फ़र्क समझ आ गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं मार्केट, अच्छा ये तो मैंने लिख ही दिया, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ओके, अब इसी तरह जैसे हमने डिमांड स्केड्यूल पढ़ा ना, इसी तरह एक और टर्म आता है हमारा डिमांड कर्व। ओके, डिमांड स्केड्यूल से डिमांड कर्व बनता है। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल पढ़ा था, उससे इंडिफरेंस कर्व बना था, राइट। इंडिफरेंस स्केड्यूल पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व बना। अब हमने पढ़ा डिमांड स्केड्यूल, तो डिमांड कर्व बन जाएगा। तो इंडिफरेंस में क्या पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस स्केड्यूल है, टेबल है, उसी को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, वो इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करना है भाई कि इंडिफरेंस जो ये डिमांड स्केड्यूल है इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो तो वो बन जाएगा डिमांड कर्व। कैसे बनेगा, देखो इसको हम कर्व पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेंगे y एक्सिस, ये है x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेते हैं, क्वांटिटीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वांटिटीज़। यहाँ पे y एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं, प्राइस। ये चीज़ याद रखनी है, क्या करते हैं, y पे प्राइस, x पे क्वांटिटी। अब हम x पे प्राइस और y पे क्वांटिटी हमने क्यों नहीं ली, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। और इसका आंसर देखो मैं बताती हूँ। क्या होता है कि जो y पर होता है ना हमारा वेरिएबल, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y पर हमेशा हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और x पे हमको हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो प्राइस और क्वांटिटी में डिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंड कौन सा है, प्राइस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है या फिर क्वांटिटी प्राइस पर डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है
ये प्राइस पर डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो वो डिपेंडेंट है। क्वांटिटी क्यों डिपेंड कर रही है? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से ही तो हम क्वांटिटी में चेंज लाते हैं। प्राइस ज़्यादा होता है तो हम कम खरीदते हैं, प्राइस कम होता है तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, यानी कि प्राइस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो हमेशा एक्स एक्सेस पर चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट, डिमांड ही नहीं कोई सा भी कॉन्सेप्ट, वहाँ पर हमेशा क्या करना होता है, एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई पर इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है? अब बात आती है, हम फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं। प्राइस में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। ओके, ये हो गया, लिख लेते हैं फटाफट से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका हम कर्व बनाते हैं, जल्दी से प्लॉट करते हैं। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 4 खरीद रहे हैं हम। जब प्राइस 1 है तो हम कितना खरीद रहे हैं, 4, यानी कि कुछ यहाँ। फिर जब प्राइस 2 हो गया तो हमने 3 खरीदा, यानी कि प्राइस 2 हो गया तो हमने खरीदा यहाँ पर 3। फिर जब प्राइस 3 हो गया तो हमने 2 खरीदी क्वांटिटीज़, यानी कि प्राइस 3 है तो क्वांटिटीज़ 2 है। फिर जब प्राइस 4 हो गया तो हमने एक ही क्वांटिटी खरीदी, यानी कि यहाँ। अब इन चारों ही पॉइंट्स को जब देखो आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई, जो कि मेरी लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया, पर आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशंस आप परचेज़ कर सकते हो। ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आप डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे ख़रीद सकते हो। समझ आ रहा है? इसी तरह हम इसका बना लेंगे। अब जब हम इसका कर्व बनाएंगे, इसका कर्व देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर 5 तक है ना क्वांटिटीज़, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर भी आपका ये क्वांटिटी है, यहाँ पर आपका प्राइस है, ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। डन। 1 पर 5, 1 पर 5 मतलब यहाँ, फिर 2 पर 4 मतलब आपका यहाँ, फिर आपका 3 पर 3 मतलब थोड़ा इधर, और 4 पर 2 मतलब यहाँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी क्या हुआ, देखो एक स्ट्रेट लाइन आ गई है अपने पास। ये हो गया आपका डी, ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व था क्योंकि कंज्यूमर ए की बात चल रही है। ये है कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। यहाँ भी आपके पास देखो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं जो आप क्या कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। ओके, ये हो गया आपका डन। अब इसी तरह मार्केट के डिमांड शेड्यूल से हम मार्केट का डिमांड कर्व बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे है आपका अगेन प्राइस, और यहाँ पे है क्वांटिटी, ये है एक्स एक्सिस। प्राइस तो वही है एज इट इज़, 1 2 3 4 सब में वही रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 3 2 और ये 1। अब बात आती है टोटल डिमांड की, तो यहाँ पे हम ये क्वांटिटीज़ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम मार्केट का डिमांड कर्व बना रहे हैं, और मार्केट का डिमांड कर्व क्या करता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी टोटल डिमांड शो करता है। तो इनकी जो टोटल डिमांड है उसे ऐड कर देंगे। टोटल डिमांड हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी है, 9753 ऐसे करके, तो 9 तक अपने को करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब प्राइस 1 है तो मार्केट में टोटल कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी जा रही हैं, 9 क्वांटिटीज़, यानी कि टोटल डिमांड मार्केट की 9 है, यानी कि ये हो गया यहाँ। ठीक है, फिर जब मार्केट में प्राइस बढ़ गया, 2 हो गया, तो प्राइस जो क्वांटिटी है टोटल कितनी खरीदी जा रही है, सिर्फ 7। तो ये था 9 और 7 यहाँ आ जाएगा इधर। 3 पर 5, 3 पर 5 मतलब थोड़ा यहाँ, और इसी तरह 4 पर 3, 4 कितना हो जाएगा यहाँ, अच्छा 4 इधर और 3 यहाँ। तो ये हो गया आपका, ये ऐसे थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अब इसी तरह आप इसको भी ज्वाइन करोगे तो देखो आपके पास एक कर्व आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, नहीं हाँ, तो ये आप एज्यूम कर लो कि ये ऐसा ही डिमांड कर्व है। ओके, ये हो गया। तो आपका मार्केट का डिमांड कर्व एम लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहा है कितनी कितनी क्वांटिटीज़ आप लोग ख़रीद सकते हो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे, पूरे मार्केट में मतलब ख़रीदी जा सकती हैं। ये आपका डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो देखो दोनों की अगर डेफिनेशन की बात करूँ सिंपली, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। इसी तरह डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व shows the different possible quantities that a consumer is ready to purchase at different possible prices. Okay,
ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ऐसे ही ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। जब बात आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो कर रहा है, सारे कंज्यूमर की डिमांड, सारे बायर्स की डिमांड, सारे बायर्स जितनी क्वांटिटीज़ खरीद रहे हैं उनका टोटल। तो ये क्या शो करेगा, इट इज़ अ टेबल दैट शोज विद डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ दैट ऑल द कंज्यूमर्स, कितने कंज्यूमर्स हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही हैं, तो दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और इसी तरह मार्केट डिमांड कर्व की हम बात करें तो ये क्या शो कर रहा है, market demand curve shows the all the possible quantities that all the consumers are ready to purchase at different possible prices। तो ये सारी ही definitions बहुत ही बेसिक हैं, एक को ये समझ लो, याद भी मत करो, समझ लो से, उसी से आपका काम बन जाएगा सारा, कुछ भी याद करने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। समझ आ गया होगा कि डिमांड क्या है, डिमांड का टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा एक नेक्स्ट और लास्ट छोटा सा टॉपिक है डिमांड कर्व का स्लोप। तो हमने देखो डिमांड कर्व के बारे में पढ़ लिया, जैसे हमने अभी तक किस किस का स्लोप पढ़ा है, हमने 3 कर्व्स पढ़े हैं अभी तक, 2 कर्व्स एक्चुअली। एक हमने पढ़ा है आपका पीपीसी का स्लोप हमने पढ़ा था, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व का भी हमने स्लोप पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जिसे हम कहते हैं MRS, ठीक है, पढ़ाया था मैंने। फिर हमने पढ़ा बजट लाइन भी पढ़ी अपन ने, बजट लाइन का भी स्लोप पढ़ा अपन लोगों ने, राइट। इसी तरह जो हमारा डिमांड कर्व होता है ना, डिमांड कर्व का भी स्लोप होता है। डिमांड कर्व कैसा होता है, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास आ जाता है कोई टॉपिक लिखने के लिए कि डिमांड कर्व के बारे में आपने को लिखना है, तो आप पहले तो डिमांड कर्व बनाओगे, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं, क्वांटिटीज़, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, प्राइस, ओके। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। जब हमारा प्राइस यहाँ पर OP है, ये वाला मान लो, ठीक है, OP, तो हम कितनी क्वांटिटीज़ खरीद रहे हैं, OQ। जब प्राइस OP है तो OQ खरीद रहे हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट A। इसी तरह अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूँ, तो मैंने क्या बताया था, जब हम प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम कम सामान नहीं खरीदेंगे, ऑब्वियसली कम खरीदेंगे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, यहाँ पर आ गया OP 1 हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्वांटिटी अपने आप कम हुई कि नहीं, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि OQ 1 हो गई। तो जैसे ही प्राइस आपका बढ़ता है, क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है। समझ आया, ये हमारा डिमांड कर्व सिंपली शो करता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि डिमांड कर्व है क्या, डिमांड तो पढ़ लिया, डिमांड क्या है, इट इज़ अ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड आपका विलिंगनेस टू स्पेंड। पर डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। दूसरी बात ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व भी देखो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। इसका मतलब ये क्या बताता है, यहाँ पे जो एक्स क्वांटिटी होती है, हमारी एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, उन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि कोई एक एक्स हम बढ़ाते थे तो वाई को हमको कम करना पड़ता था। इसी तरह यहाँ भी तो देखो नेगेटिव रिलेशन ही तो है, प्राइस जब बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस यहाँ से अगर यहाँ की कम हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ओके। तो नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच, और ये मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि वही व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, इजी है। अब बात आती है डिमांड कर्व के स्लोप की। हमने पढ़ा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, साथ में माइनस का साइन, ओके, यानी कि माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। अब ये डेल्टा P डेल्टा Q क्या है,
यानी कि माइनस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि हमने प्राइस में कितना चेंज हुआ और हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, उसका रेशियो जो होता है वो होता है स्लोप। तो स्लोप की अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछा है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या करता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू द चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये होता है आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने आपका फॉर्मूला बता ही दिया है कि माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो पहले आपका प्राइस था 5 रुपये, ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्वांटिटी बिक रही थी 30, यानी कि जब मान लो मार्कर की बात हो रही है, जब ये मार्कर 5 रुपये का बिकता था, आप बाज़ार गए 30 मार्कर ख़रीद करके ले आए। जैसे ही आप अगली बार गए, आपने देखा अरे भाई साहब प्राइस तो बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस कितना हो गया, 5 से 15 हो गया। तो आपने अब 30 मार्कर्स नहीं खरीदे, आपने क्या किया, आपने कम कर दी क्वांटिटी। कितनी कम करी, आप सिर्फ 10 मार्कर्स ही खरीद करके लेकर आए। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि डिमांड कर्व का स्लोप क्या होगा, मतलब डिमांड कर्व का स्लोप क्या होगा। डिमांड कर्व बना देना पहले तो, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 15 है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी पहले 30 थी फिर 10 हो गई। अब इस केस में अगर मैं स्लोप निकालूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी मतलब आपका प्राइस में कितना चेंज आया, 5 से वो 15 हो गया, तो 15 मत लिख देना डेल्टा पी की जगह, नहीं नहीं नहीं, चेंज कितने का आया है, 5 माइनस 15, ओके, यानी कि 5 माइनस 15 अपॉन आपका क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, साथ में आपका यहाँ पर माइनस का साइन भी चल रहा है, ओके। फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 5 माइनस 15 यानी कि माइनस का 10, और 30 माइनस 10 यानी कि 20, और बाहर ये दोबारा से माइनस का साइन है ही, इसको नहीं भूलना है साथ में, ओके। तो माइनस का साइन आपको पता है, ये 5 माइनस 15 माइनस 10 हो गया, माइनस का साइन है ही है 20, कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 अपॉन 20 यानी कि 1 अपॉन 2। ये आपका क्या आया है, स्लोप आया है इस वाले केस में। अब ये जो स्लोप है ये हमको क्या बता रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझने की चीज़, स्लोप हमको ये बताता है कि अगर आपका प्राइस मतलब क्या कह सकते हैं आप, अगर आपका प्राइस 1 रुपये से चेंज होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी 2 क्वांटिटीज़ कम करनी, मतलब चेंज करनी पड़ेंगी। अगर प्राइस 1 रुपये से बढ़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 क्वांटिटी कम खरीदोगे, और अगर आपका प्राइस 1 रुपये से घटा तो आप 2 क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या होता है, देखो 1 की जगह क्या है, डेल्टा पी है, तो ये प्राइस के बारे में बता रहा है, 2 की जगह क्या है, डेल्टा क्यू है, तो ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। यानी कि अगर प्राइस 1 रुपये से चेंज हुआ तो क्वांटिटी 2 चेंज होंगी। अगर मार्कर का प्राइस 1 रुपये से बढ़ा तो आप क्वांटिटी 2 कम करोगे, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे हम क्वांटिटी कम करते हैं, नेगेटिव रिलेशन। इसी तरह प्राइस अगर 1 रुपये कम हो गया तो आप मार्कर 2 ज़्यादा खरीदोगे। समझ आए, तो स्लोप हमको ये बताता है। तो ये एक एग्जाम्पल था जो आपको याद रखना है, मतलब समझ लो बस, और कुछ खास नहीं। और अगर हम ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया हुआ है, अगर हम इसी की बात करें, इसी में अगर हम स्लोप की बात करें तो क्या हो जाएगा, वही डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ पर प्राइस में कितना चेंज आया है, P1 पहले P था, P से P1 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ गया, यानी कि इतना चेंज आया ना, इतना हिस्सा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया, इतने हिस्सा प्राइस में चेंज हो गया, यानी कि डेल्टा पी। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले Q थी Q1 हो गई, यानी कि इतना कम हो गई, इतना हिस्सा चेंज आया है, तो ये हो गया आपका डेल्टा Q। और मान लेते हैं ये वाला जो बीच का पॉइंट है ये है C। तो इस केस में अगर हम स्लोप निकालें तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, साथ में माइनस का साइन होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, यानी कि BC अपॉन
AC। तो ये हो जाएगा आपका स्लोप इन दिस केस। सिंपली आपको बस ये सारी चीज़ें जाननी है डिमांड कर्व के बारे में, डिमांड कर्व के स्लोप के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़ कांस्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप कांस्टेंट होता है। चाहे आप इस पॉइंट पर स्लोप निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पर निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पर निकालो, हर जगह सेम आएगा। अभी जो ये केस पढ़ा था इसमें क्या आया था, स्लोप 1/2। तो वो जो एग्जाम्पल था, अगर हम उसका कर्व बनाते हैं और उस सारे ही पॉइंट्स पर अगर हम डिमांड कर्व का स्लोप निकालते तो सब जगह 1/2 आता। क्यों आता? क्योंकि जो ये डिमांड कर्व होता है ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको अगर याद हो, मैंने इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था। इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है, इस तरीके का। अब वहाँ पर स्लोप क्या कांस्टेंट था? नहीं, उसका स्लोप डिक्लाइनिंग था। तभी तो हमने पढ़ा था MRS डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग MRS। ये मतलब MRS क्या था? उसका स्लोप, तो उसका स्लोप डिक्लाइनिंग था। यहाँ से आते वक्त ऐसे ऐसे कम होता जाता था। तो किसी भी कर्व का स्लोप हमेशा कैसा होता है? हमेशा वेरिएबल होता है। यानी कि अगर कोई आड़ा टेढ़ा कर्व है, उल्टा सीधा शेप है, तो हमेशा उसका जो स्लोप है वो वेरिएबल होगा, हर पॉइंट पर सेम नहीं होगा। पर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका हमेशा स्लोप हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। और क्योंकि डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हर पॉइंट पर इसका भी स्लोप हमेशा कांस्टेंट आएगा। कहीं भी निकाल लो तो सेम ही आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा मैंने आपको। डिमांड के बारे में बताया कि एक डिज़ायर होती है बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का डिफरेंस मैंने समझाया। डिमांड मतलब ओवरऑल डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी। और क्या कहते हैं, फिर हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। उनसे हमने बनाया इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के बारे में आपको ये सारी चीज़ें जाननी है और डिमांड कर्व के स्लोप के बारे में भी आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है 5th चैप्टर का। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले टॉपिक में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे कि डिमांड के डोमिनेंस वगैरह क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।